अब हम चैप्टर नंबर 11 के खात्मे के करीब, लगभग खात्मे के करीब। अब आती है एक सेक्शन 165। लेकिन अब तक पढ़ी हुई सेक्शन की लिस्ट सबसे पहले हमें देखनी होगी कि हमने अब तक जो सेक्शंस पढ़ी हैं वो क्या पढ़ी। 149 रोज याद कराऊंगा, भूलोगे कैसे, मैं भी तो देखूं। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजियो 1 मोर देन 15, प्रोविजो 2 वुमन डायरेक्टर। 149 सबसेक्शन 2 ट्रांजिशनल प्रोविजन 3 रेसिडेंट डायरेक्टर, 4 से लेकर 13 तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो सबसे आखिरी में हम करेंगे। उसके बाद ऑडिट कमेटी जब मैं पढ़ाऊंगा तभी करवाऊंगा आपको। देन 150 भी उसी से रिलेटेड है। 151 हमने देखी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। 152 1 फर्स्ट डायरेक्टर, 2 सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, 3 डिन should be had with director, 4 consent declaration of the director, 5 consent of the director, 6 rotation of the director, 7 reappointment of the rotated director. 153 application for DIN, 154 allotment of DIN, 155 no to DIN, 156 157 नहीं पढ़ी, 158 one has to prescribe the DIN, 159 was penalty, rule 11 was relating to surrender of DIN, and there was BIR 6 which is there whenever you have to change your particulars within 30 days you need to go with it. 160 रूट 160 था, 1 लाख रुपए के डिपॉजिट वाला। 161 1 एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी एंड कैजुअल वैकेंसी। 162 2 सेपरेट रेजोल्यूशन। 163 प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। 164 1 पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन, 2 कंपनी का डिस्क्वालिफिकेशन, 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक्स्ट्रा डिस्क्वालिफिकेशन। 165 आज हम देखेंगे, 166 आज हम देखेंगे, 167 ऑटोमेटिक वेकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। 168 अभी हमको देखना बाकी, 169 अभी हमको देखना बाकी, 170 अभी हमको देखना बाकी, 171 अभी हमको देखना बाकी, 172 से तो आगे बढ़ जाएंगे। तो कुल जमा इतनी सेक्शंस अभी हमें देखना बाकी है। और 196 हम एडिशनली देख चुके हैं जो कहीं और की थी, और 176 भी देख चुके हैं जो कहीं और की थी कि अगर डायरेक्टर अपॉइंट हो गया है और उसकी वैलिडिटी डायरेक्टर अपॉइंट हो गया है लेकिन वो अपॉइंटमेंट गलत हुआ है और कंपनी को मालूम ही नहीं है कि अपॉइंटमेंट इरेगुलर है, तो इरेगुलरली अपॉइंटेड डायरेक्टर्स ने अगर कोई डिसीजन लिए हैं तो कहीं वो डिसीजंस गड़बड़ तो नहीं होंगे, वो बात हमने की थी। इतनी सेक्शंस और सब सेक्शंस याद है। नाउ बाइंडिंग होगी कंपनी पे। अब आज आगे बढ़ते हैं एक नई सेक्शन पर जिसका नाम है सेक्शन 165। तुम रुको, तुम है ना, जब तक मेरे साथ चैप्टर 11 खत्म करोगे, 12 खत्म करोगे, 13 खत्म करोगे ना, 11, 12, 13 की हर सेक्शन तुम्हें याद होगी, और बिना याद करे तो मैं जान ही नहीं दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, एक आदमी कितनी कंपनी में डायरेक्टरशिप को होल्ड कर सकता है, हाउ मेनी डायरेक्टरशिप अ पर्सन कैन हैव इन हिज काउंट। तो बोलते हैं नो पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बोले तो कंपनीज एक्ट 2013, नो पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कंपनीज एक्ट शैल होल्ड एज अ डायरेक्टर इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप, including what? Including any alternate directorship in more than 20 companies at the same time. You cannot have director in more than 20 company at the same time. 20 कंपनियों से ज्यादा नहीं हो सकते हो सेम टाइम पर, एक ही समय पर 20 से ज्यादा कंपनियों में आपको डायरेक्टरशिप नहीं लेनी है। प्रोवाइडेड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज इन विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड 10, यानी कुल आपकी लिमिट कितनी है? योर टोटल लिमिट इज 20, out of which not more than 10 shall be public. यानी सिंपल सा गणित कि अगर मैं 2 पब्लिक का डायरेक्टर हूं तो मैं 18 प्राइवेट का डायरेक्टर बन सकता हूं, टोटल मेरा 20 रहेगा। लेकिन अगर मैं 2 प्राइवेट का ऑडिटर हूं तो मैक्सिमम 10 का ही पब्लिक का ऑडिटर का डायरेक्टर बन पाऊंगा, मैक्सिमम 12 ही रहेंगे। पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी मोर देन 10, प्राइवेट कंपनी मोर देन 10, बट ओवरऑल कैन नॉट बी मोर देन 20। एक भी पब्लिक कंपनी नहीं है तो 20 प्राइवेट कंपनी का कर भाई, कौन मना कर रहा है? Very simple. No person after commencement of this act shall hold office as a director, including an alternate directorship, in more than 20 companies at the same time, provided that maximum number of public companies in which such person can be appointed as director shall not exceed what? 10. Explanation 1. For reckoning the limit of public companies in which person can be appointed as director, directorship in private companies that are either holding company or subsidiary company of a public company shall be included. यानी पब्लिक कंपनी के 10 में वो प्राइवेट कंपनी भी शामिल होंगी जो या तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की होल्डिंग है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी है। ओहो हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की होल्डिंग हो तो भी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी हो तो भी। आप पब्लिक में आओगे, पब्लिक की सब्सिडरी पब्लिक होती है, समझ में आता है। लेकिन प्राइवेट की सब्सिडरी पब्लिक हो तो वो प्राइवेट भी पब्लिक कहलाएगी, वो यहीं आता है और एक जगह और आता है। एक तो यहां आता है और एक जगह और आता है, एक जगह और है, याद करके बताओ, ऑडिट में पढ़ा है। नॉर्मली अगर एक प्राइवेट लिमिटेड है जिसकी सब्सिडरी पब्लिक है तो प्राइवेट पब्लिक नहीं बन जाती, पर कुछ प्रोविजंस हैं जिनके अंदर
दोनों को लिया जाता है। कुछ प्रोविजंस हैं, तो एक प्रोविजन तो मैंने ये बताया, दूसरा तुम बताओ याद करके। नालायक को नवंबर वालों, कारो 2016, अरे याद आया, कारो 2016 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर कारो नहीं लगती, लेकिन अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की होल्डिंग होती है तो उस पर लग जाती है। सेम एक्सप्लेनेशन वहां भी लगा है। भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। Explanation 2. For reckoning the limit of directorships of 20 companies, the directorship in dormant company shall not be included. भगवान की दया कि आपने डोरमेंट कंपनी को बाहर कर दिया। अरे मैंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रखी है, उसमें सिर्फ मैंने अपने इंटेंजिबल्स का पेटेंट करवा के रखा है। मैंने बोला यार एक काम करूंगा, 2-4 साल बाद जब फुर्सत मिलेगी क्लास से, उसके बाद ही इस इंटेंजिबल पे काम करना चालू करूं। तब तक के लिए मैंने डोरमेंट कंपनी बना के उसका डायरेक्टर बन गया। हाँ तो ठीक है, इनएक्टिव कंपनी है ना, तो उसके डायरेक्टरशिप को इसमें शामिल नहीं करेंगे। हेलो, कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अरे भाई कोई डाउट है क्या? सब सेक्शन 1 में उसके बाद आया 165(1) shall not apply to section 8 कंपनी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि सेक्शन 8 कंपनी में अगर आपकी डायरेक्टरशिप है तो काउंट नहीं होगी। यही मतलब है। यस, ज्यादा कोई मतलब भी नहीं है उसका। यानी सीधी सी बात है कि कुल जमा कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हो सकते हो? 20। अच्छा, 20 की लिमिट में कौन शामिल नहीं होंगी? सब सेक्शन 8 शामिल नहीं होंगी। कंपनी शामिल नहीं होगी कि डायरेक्टरशिप शामिल नहीं होगी? वही डायरेक्टरशिप ऑफ दी कंपनी शामिल नहीं होगी 20 में। ओके, और इधर फॉर रिकॉर्डिंग द लिमिट ऑफ डायरेक्टरशिप ऑफ 20 कंपनी, डायरेक्टरशिप इन डोरमेंट कंपनी शैल नॉट बी इंक्लूडेड। हाँ, डोरमेंट कंपनी में इंक्लूडेड नहीं होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, देखिए आप क्या जवाब देते हो उसको। मैं पहले से 20 सेक्शन 8 कंपनियों में डायरेक्टर, पहले से 20 सेक्शन 8 कंपनियों में डायरेक्टर हूं, और मैं 21वीं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहा हूं। कहना है यस और नॉट? वो सब लोग सुन रहे हो तो जवाब दे दो भाई। मैं 20 सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर हूं, और अब मैं 21वीं पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहा हूं। सेक्शन 165(1) shall not apply to सेक्शन 8 कंपनी। यानी अगर मैं 21वीं सेक्शन 8 कंपनी ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेक्शन 165(1) अप्लाई नहीं होती। पर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह सेक्शन पर्सन के ऊपर है कि कंपनी के ऊपर है।
no person shall, after the commencement of this act, shall hold office as director including alternate directorship more than 20 companies. तो अब जो कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब सीधी सी बात है कि 20 कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं। कुछ महान लोगों ने नेट के ऊपर ये विचार रखे हैं कि अगर 20 सेक्शन 8 कंपनियों के आप डायरेक्टर हो तो 21वीं पब्लिक कंपनी के भी आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि पब्लिक कंपनी की 20 काउंट करने में सेक्शन 8 कंपनी को भी लिया जाएगा, क्योंकि ये सेक्शन 8 कंपनी को एग्जम्प्ट करती है, उसके डायरेक्टर को नहीं। अरे मैंने कहा प्रभु बहुत हो जाएगा, मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो आपको भी अगर कहीं पढ़ने में आए तो कृपया बिल्कुल ना पढ़े, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई भी बंदा 20 से ज्यादा डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप, in more than 20 companies at the same time। तो वो 20 कंपनीज में से किसको बाहर कर रहे हैं? सेक्शन 8 कंपनी। ये ध्यान रखना। ओके, अब आगे तो क्या है, मेरे पढ़ाने के बाद भी अब 2021 तक तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे ना, बीच बीच में कुछ न कुछ ले लेके। दूसरा, subject to the provisions of subsection 1, members of a company may, by special resolution, specify any lesser number of companies in which a director of a company may act as a director, subject to provisions of subsection 1। subsection 1 के प्रावधानों की अवहेलना किए बिना अगर आप चाहें, कंपनी चाहे, कंपनी के मेंबर चाहे तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और कह दें कि हमारे डायरेक्टर को किसी और कंपनी का डायरेक्टर बनने की इजाजत नहीं है। कर दूं ऐसा तो प्रोविजन, हमारी कंपनी के डायरेक्टर को किसी और कंपनी का डायरेक्टर बनने की इजाजत नहीं है। ये मैं स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके प्रतिबंधित करना चाहता हूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मेरा क्वेश्चन ये कि अगर मैंने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया और कहा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद कहा कि मैं एक, मेरा डायरेक्टर जो है वो सिर्फ मेरा रहेगा, किसी और का नहीं रहेगा, मेरा डायरेक्टर सिर्फ मेरा है, कर सकता हूं स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चल नेक्स्ट, एनी पर्सन होल्डिंग ऑफिस एज डायरेक्टर इन मोर देन the limit specified in subsection 1 immediately before the commencement of this act shall within a period of 1 year, निकल गया 1 year। अब A और B और C को पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है। इस सबसेक्शन 3 को मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि ये अब 2015 का खेल था, आज का खेल थोड़ी है। Any resignation made in pursuance of clause B of subsection 3, तो जो 3 से रिलेटेड है वही 4 से भी रिलेटेड है, तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। क्या अपन एओए में मिनिमम मेंशन कर सकते हैं? एक क्वेश्चन है मेरे पास, कैन एओए प्रिस्क्राइब दैट देयर डायरेक्टर शुड नॉट बी हैविंग डायरेक्टरशिप इन any of the company? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एओए कह रहा है, our director of the company shall not have directorship in any other company if
he holds so, he will be disqualified and should vacate his office. Can I have this provision in my AOA? Can I have this provision in my AOA? नहीं नैन्सी, प्राइवेट कंपनी हुई तो एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन डाल सकती है बेटा, पब्लिक कंपनी एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन नहीं डाल सकती। पब्लिक कंपनी को तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही काम करना है, नहीं तो यहां स्पेशल रेजोल्यूशन पास क्यों करवाते हो? यही नहीं बोलते थे कि एओए में लिख दो, एओए में लिख, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिख ले जो लिखना है एओए में, वहां कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखे ना, जो एओए में लिखना है नहीं लिखना है वो उनका देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चल, so no such person shall act director in more than specified number of companies after dispatching the resignation of his office as director of non-executive director as DN3। ये भी पूरा का पूरा पॉइंट वही है। एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये भी पूरा का पूरा वही है। सारे प्रोविजन 2015 में खत्म हो चुके हैं, इनका कोई लेना देना नहीं। इफ अ पर्सन accept an appointment as director in contravention of subsection 1, he shall be liable for a penalty of 5,000 rupees for each day after first during which such a contravention continues। अगर एक व्यक्ति एक्सेप्ट करता है अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 1, he shall be liable to penalty of 5,000 rupees for each day after the first during which the contravention continues, after which the contravention continues। यानी आपने अगर 21वीं कंपनी में डायरेक्टरशिप ले ली तो जिस दिन ली उस दिन से 5,000 रुपए हर दिन आपसे लिया जाएगा पर डे पेनल्टी। लेकिन मुझे आपको एमसीए की साइट पर एक बार ले जाने की इच्छा हो रही है। वो इसलिए he shall be liable to penalty of 5,000 rupees for each day after the first during which such contravention continues। ठीक है, ओके, देयर इज नो फर्दर अमेंडमेंट, फाइन। अब वो देयर वाज सम कंफ्यूजन, कोई बात नहीं। तो फाइनली हमने क्या देखा? फाइनली हमने ये देखा कि एक बंदा 20 मैक्सिमम कंपनी को ऑडिट कर सकता है जिसमें शामिल नहीं है डोरमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8। ओके, और इन 20 में से मैक्सिमम 10 हो सकते हैं कौन? मैक्सिमम 10 हो सकती है कौन? पब्लिक लिमिटेड का या प्राइवेट कंपनी विच इज आइदर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी ऑफ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। दैट्स इट। इससे ज्यादा इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इसको डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन मानते हैं, पर ये डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आपने 21वीं कंपनी के अंदर डायरेक्टरशिप एस्टेब्लिश कर ली है
तो आपको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। यू नीड टू रिजाइन इमीडिएटली, अगर गलती से की गई तो। और मान लो ऐसा हुआ कि मैं तो प्राइवेट कंपनी में था, प्राइवेट कंपनी ड्यूरिंग द किस में कन्वर्ट हो गई, पब्लिक कंपनी। ड्यूरिंग द मेरे अपॉइंटमेंट लेने के बाद प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो गई किस में, पब्लिक कंपनी में। क्या करूं? क्या करूं, जल्दी बताओ। वेकेट करूं ऑफिस immediately? Shall I vacate the office? Yes, you have to vacate the office immediately. Otherwise 5,000 rupees penalty will be applicable to you. क्योंकि 5,000 वाली पेनल्टी क्या बोल रही है? If a person accepts an appointment as a director in contravention of subsection 1. पर कैसे? बेटा यहां पे ध्यान दो गौरव, आप गलत हो। मैं एक्सेप्ट थोड़ी कर रहा हूं यहां डायरेक्टरशिप, मेरे ऊपर 5,000 रुपए की पेनल्टी नहीं लगेगी। भाई मैं पहले से 20 कंपनी में डायरेक्टर था, जिसमें से 10 पब्लिक थी और 10 प्राइवेट थी। अभी मैंने नया अपॉइंटमेंट किसी में भी एक्सेप्ट नहीं किया। ये एक कंपनी बन गई क्या, ये तो अब मैं हो गया 11 पब्लिक और 9 प्राइवेट। तो क्या अब मैं जो यहां एक आया हूं, मुझे तुरंत रिजाइन करना पड़ेगा या तुरंत वेकेट करना पड़ेगा? नहीं तो मुझको पेनल्टी लग जाएगी। क्या ऐसा है? बेटा देखो क्या लिखा है, इफ अ पर्सन एक्सेप्ट्स एज अपॉइंटमेंट इन डायरेक्टर इन कॉन्ट्रावेंशन, आप रिजाइन कर दो, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आप पे पेनल्टी नहीं लगेगी क्योंकि आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर उन्हें लिख देता कि इफ अ पर्सन इज होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 1, तो बात आ जाती, तो बात हो जाती। 9 कैसे हुआ? अरे बेटा जब एक इधर से इधर आ जाएगी तो 9 हो जाएगी ना। ओहो, तुम समझी नहीं बात को, क्या कह रहा हूं। 10 पब्लिक में हूं, 10 प्राइवेट में। ड्यूरिंग द ईयर ये प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट होगी, तो यहां पर होगा 11 और यहां पर होगा 9, तो टोटल तो 20 ही हुए ना। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि खाली वेकेट करना पड़ेगा, पेनल्टी नहीं लगेगी। वेकेट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सबसेक्शन 1 कहती है नो पर्सन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल होल्ड। यहां एक्सेप्ट वर्ड यूज नहीं हुआ है, यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ है? होल्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेकेट करना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट, वेकेट करना पड़ेगा, पर पेनल्टी नहीं लगेगी। अच्छा, क्या ऑटोमेटिक वेकेशन के अंदर आ जाएगा ये 167 में? क्या ये 167 में आ जाएगा? ए बाबलो, कि 161 में आएगा? अरे 165 और किधर पड़ी थी रे, जल्दी बताओ। तुमको बताना है, मैं क्यों बताऊं? 165 का जिक्र कहीं आया था क्या? कहां आया था? देख के बताओ। 161 में आया था कि 167 में आया था कि दोनों में आया था? हे भगवान, कैसे बच्चों के बैच में भेज दिया मुझको, बताने कोई तैयार नहीं कि 165 किधर आया था। पर्ल बोल रही 164 1 में आया था। अब जब 164 1 में आया तो 167 में भी आ गया है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है कि 167 में
ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब 167 में ऑटोमेटिक आ जाएगा मतलब आपका ऑटोमेटिक वेकेशन ही हो जाएगा, रिजाइन भी करने की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिक वेकेशन हो जाएगा। तो ये पेनल्टी आप पे नहीं लगी, ये ध्यान रखना, पेनल्टी लगेगी ही नहीं। क्योंकि पेनल्टी कब लग रही है बेटा? पेनल्टी लग रही है तब जब आप 21वां एक्सेप्ट करते हो या 11वां एक्सेप्ट करते हो। ना आप यहां 11वां एक्सेप्ट कर रहे हो ना आप 21वां एक्सेप्ट कर रहे हो, वो तो हो गया। तो जैसे ही हुआ आपका ऑटोमेटिक वेकेशन हो जाएगा। पर अब दिक्कत यह है कि ऑटोमेटिक वेकेशन किस कंपनी में होगा? अब बात यह है कि भाई ऑटोमेटिक वेकेशन होगा किस कंपनी में, ये तो बताओ मुझको। ये ऑप्शन तो आपको डायरेक्टर को देना पड़ेगा कि नहीं? आपने 167 में लिख दिया, वो तो 164 से आया, 164 तो आया कि भाई ये है, पर आपको किसी को ऐसे आप ऑटोमेटिक वेकेशन ये सारी कंपनी में हो जाएगा। मतलब वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट क्या हुई, भाई का तो हर कंपनी में से डायरेक्टरशिप उठ गई। इतना पागलपन थोड़ी होगा, इसलिए रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या रीजनेबल कंस्ट्रक्शन होगा कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तो डायरेक्टर के ऑफिस को वेकेट माना जाएगा। लेकिन अब डायरेक्टर को यह डिसाइड करना होगा कि उसे कौन से ऑफिस से वेकेट करना है और वो उस ऑफिस को वेकेट कर देगा। इज दैट क्लियर? वो उस ऑफिस को वेकेट कर देगा। ही शैल वेकेट दैट ऑफिस। ये तो आपको उसको ऑप्शन देना ही पड़ेगा। यू कांट से कि भाई चलेगा यार, नहीं नहीं नहीं, ये ऑप्शन तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो एकदम 167 कैसे लगेगी। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या हुआ कि अगर पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 1 तो पेनल्टी लगेगी। देखो, जब भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होगी तो डायरेक्टर को तो यह मालूम होगा ही कि भाई मैं भी अब ये समस्या मेरे सामने आनी है, तो वो पहले ही रिजाइन कर सकता है। देश में भी बनते, ही मे रिजाइन बिफोर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी becomes the public company, or he may resign from any of the company. It's on him always. It's on him. चल, बट समझना जरूरी था, पेनल्टी मत लगा देना। चलिए, ये थी 165। इसके बाद एक फोकट की सेक्शन है 166, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन होते हैं? सर, डायरेक्टर होते हैं कंपनी के ट्रस्टी। तो जो कंपनी का ट्रस्टी होगा उसको ऐसे ऐसे महान काम तो करना ही पड़ेंगे। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एओए। भाई एओए के हिसाब से चलो जी मालिक, चल लेंगे। डायरेक्टर शैल एक्ट इन गुड फेथ। भाई गुड फेथ में काम करना, जी करेंगे। प्रमोट करो ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, जी कर लेंगे। बेनिफिट्स ऑफ द मेंबर के लिए काम करो, जी कर लेंगे। और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के लिए काम करो, जी कर लेंगे। अपने एम्प्लॉइज के बेस्ट के लिए काम करो, जी कर लेंगे। शेयर होल्डर के बेस्ट के लिए काम करो, जी कर लेंगे। कम्युनिटी के बेस्ट के लिए काम करो, जी कर लेंगे। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, जी कर लेंगे। फालतू बातें सुपर डुपर। आज तक इस सेक्शन में से कुछ नहीं आया, एक सब सेक्शन पूछता है वो, बाकी कुछ नहीं पूछता। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल एक्सरसाइज हिज ड्यूटीज विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर। स्किल लगा के काम करो, डिलीजेंट लगा के काम करो, इंडिपेंडेंट जजमेंट लो, इन्फ्लुएंस मत हो,
किसी भी ऐसी सिचुएशन में मत पड़ो जहां कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। कोई अनड्यू गेन लेने की कोशिश मत करो, अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश मत करो। ना तुम खुद लो, ना तुम्हारे रिलेटिव को दिलवाओ, ना तुम्हारे पार्टनर को दिलवाओ, ना तुम्हारे एसोसिएट को दिलवाओ। और अगर फाउंड गिल्टी पाए गए अनड्यू गेन में, तो यू शैल बी लायबल टू पे द अमाउंट इक्वल टू दैट गेन टू द कंपनी। कंपनी को गेन देना ही पड़ेगा, जी दे देंगे। सिर्फ एक सबसेक्शन जो है वो आपको पूरा गेम खिलवाती हुई नजर आती है। आज तक अगर कोई क्वेश्चन आया है तो सिर्फ इसी पे आया है। अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी shall not assign his office to any assignment so made shall be void। तुम डायरेक्टर हो, हाँ, तुमको पावर कहां से मिले? बोर्ड्स। जब तुमको एक्ट से पावर मिले, तुमको एओए से पावर मिले, तो तुम उन पावर को किसी और को देके नहीं जा सकते। तुम ये पावर किसी और को देकर नहीं जा सकते। तुम ये नहीं कह सकते हो कि मेरे ऑफिस में अब से मेरा बेटा बैठेगा क्योंकि मैं रिटायर हो रहा हूं, अब से इस ऑफिस में मेरा बेटा बैठेगा। भाई साहब, आप ऐसे असाइन नहीं कर सकते। मैंने किसी को पैसे नहीं चुकाए, उसने कहा तुम अपना डायरेक्टर का ऑफिस मुझे भेज दो। अरे भाई साहब, ऐसे थोड़ी डायरेक्टर अपॉइंट होते, इस तरीके से असाइन नहीं होते। असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन एक जबरदस्त क्वेश्चन है जो मार्केट में अवेलेबल है, कम से कम 5 बार पूछा गया होगा अलग अलग एग्जाम में। ध्यान देना मेरे इन क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, ये तो तुमको मालूम है कि एक एओए ये लिख सकता है कि ये बंदा हमारा लाइफ टाइम डायरेक्टर है ना। अब वो क्या करेंगे, 2 तरीके के क्वेश्चन बनाएंगे। लाइफ टाइम के लिए जिसको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था, जब वो 65 इयर्स का हुआ तो उसने रिजाइन किया और कहा कि अब मेरी जगह मेरा सन डायरेक्टर होगा। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। आप जिंदा हो, आप रिजाइन कर रहे हो, हाँ, तो अब आपकी जगह अपॉइंट करने के पावर बोर्ड के पास है, सेक्शन 164 सबसेक्शन 4। नहीं, मैं अपने सन को अपॉइंट करूंगा। नहीं, आप नहीं कर पाओ। अरे मैं तो लाइफ टाइम था ना, मैं लाइफ के बीच में निकल रहा हूं। तो निकल लो आप, पर आप नहीं कर पाओ। दूसरा केस, भाई लाइफ टाइम डायरेक्टर था, उसने एक विल लिखी कि मेरे मरने के बाद बड़ा बेटा डायरेक्टर बनेगा। बोलो अब क्या करना है? विल कर दी, मेरे मरने के बाद बड़ा बेटा डायरेक्टर बनेगा। क्या करें? मरने के बाद बड़ा बेटा डायरेक्टर बनेगा। निभा तुम तो बोलो। नैन्सी बोले जा रही है। नैन्सी की एग्जाम कब है? नैन्सी अपनी तो 21 में ना एग्जाम, और 21 वाली बोल रही और 20 वाले बोल नहीं रहे। पॉल बोलो क्या हुआ? दामिनी बोलो क्या करें? अरे यार सर, आप बहुत परेशान करते हो। चैट वेट पे क्या बोलो जल्दी। अच्छा, निभा तो आ जाएगी नहीं। गुड। हाँ, क्या करना क्या है? कुछ नहीं मालूम।
अरे मेरे नालायक बच्चों, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट, जो आपको फाउंडेशन में पढ़ाया गया था। मरने के बाद बड़ा बेटा डायरेक्टर बनेगा, जीते जी नहीं बन रहा। जीते जी आप अगर किसी को कहते हो तो उसे असाइनमेंट कहते हैं, मरने के बाद उसे असाइनमेंट नहीं कहते, उसे तो सक्सेशन कहते हैं। एंड अ डायरेक्टर कैन by will appoint someone else at his place provided AOA has such provision। क्वेश्चन क्या डालते मालूम? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज डाला गया कि मिस्टर एक्स को लाइफ टाइम डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, वो अगर चाहें तो अपनी विल में, तो अपनी विल में किसी को सक्सेसर बना सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, एओए में ये प्रोविजन किया गया है कि मिस्टर ए को लाइफ टाइम डायरेक्टर बनाया जाता है, वो कभी भी चाहे तो किसी को भी डायरेक्टर बना सकते हैं। सर ये दूसरा वाला जो एओए में प्रोविजन है ये गलत है, लेकिन पहला वाला प्रोविजन बिल्कुल बिंदास सही है, क्योंकि आप अपना सक्सेसर अपॉइंट कर सकते हो, क्योंकि सक्सेसर आपके मरने के बाद काम करेगा। और जब आदमी मर जाता है तो काम असाइन करके नहीं जाता, मर जाता है तो काम विरासत में देके जाता है। और कंपनीज एक्ट में विरासत में देने की मनाही नहीं है, कंपनीज एक्ट में बेचने की, असाइन करने की मनाही। और ये सेटल्ड केस, कंपनीज एक्ट में मनाही है, लेकिन किसकी मनाही? असाइनमेंट की मनाही, सक्सेशन की मनाही नहीं है। अगर एओए ऐसा कोई प्रोविजन रखता है तो ये क्वेश्चन कम से कम 3 बार आ चुका है अलग अलग एग्जाम्स। फास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में कहीं न कहीं मिल जाएगा आपको, और मैं ही कराऊंगा ना कहीं क्या मिल जाएगा, मैं कराऊंगा ना अभी तो ऑडिट एंड और लॉ 10 मिल जाएगा। क्या ये दोनों पर एप्लीकेबल है, पब्लिक और प्राइवेट पे? वेदर द असाइनमेंट सक्सेशन इज एप्लीकेबल टू, देखो बेटा नॉन रोटेशनल डायरेक्टर तो दोनों जगह हो सकते हैं ना, पर चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक। नॉन रोटेशनल डायरेक्टर तो आप रख ही सकते हो कम से कम 3, तो वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर की बात कर, आई एम टॉकिंग अबाउट दैम ओनली। तो दैट कैन बी देयर, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब कुछ छोटी सी बात, इन केस ऑफ स्पेसिफाइड IFSC प्राइवेट कंपनी, for the word shall, the word may shall be read with notification। अच्छा तो रेजिग्नेशन का, सॉरी ये तो हो गया, इट्स ओवर। तो अब बाकी की बात अपन करते हैं कल। आज थोड़ा सा टाइम शेड्यूलिंग गड़बड़ा गया है, इसलिए मुझे इस समय लेना पड़ा। आई विल टेक क्लास टुमारो एट आवर यूजुअल टाइम for a usual longer period।